अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं और उनके साथ डिस्कशन होता है रिगार्डिंग लाइफ अचीवमेंट के बारे में। एंड देन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइडलाइंस। हमें डायरेक्शंस चाहिए हम कि अगर आपकी डायरेक्शंस बहुत स्ट्रांग है, जिन पर्सनालिटीज को देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं, और उन सक्सेस हमेशा सेक्रीफाइस के बाद ही आती है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है और हम बेहद मशकूर हैं डॉक्टर इल्ताफ मकाती साहब के, जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आप वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स लैबिस्ट के हैं। और देन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर की पूरी लाइफ को अगर हम देखते हैं तो तकरीबन ये चौथा डिकेड है जो सर अपनी लाइफ की तकरीबन 40 साल से ज्यादा अरसा में ये कहूंगा कि सर ने एजुकेशन को दिए हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जतों से नवाजा है। सर इस वक्त डीन भी हैं कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग साइंसेस के, तो सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और ये एक बड़े एजाज की बात थी हमारे लिए कि हमारे जो कोच हैं, जो हमारे लीड हैं, उनको पूरी दुनिया में जाना माना जाता है, क्योंकि उनका काम ही अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि सर ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस कदर अपने वतन के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दिए। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द बोर्ड। वालेकुम सलाम अतीक साहब, इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। जो सवाल आप करना चाहें कर लें। सर सवालात नहीं, गुजारिशात, क्योंकि हम तो डायरेक्शन चाहते हैं और ऑब्वियसली आपने हमें अपने कीमती टाइम में से नवाजा। सर मैं टाइम को ऑब्वियसली किसी भी तरह से ये नहीं चाहूंगा कि मैं एक डिफरेंट लाइन पे जाऊं, मैं चाहूंगा कि आपसे जो सीखने का अमल हो वो जारी करें। सर सबसे पहली और एक इम्पोर्टेंट गुजारिश ये कि कॉन्वोकेशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायदर्स का, और हम देख रहे हैं कि ये कॉन्वोकेशन तकरीबन 3 दिन कंसेक्टिवली चला। तो हिस्ट्री में हमने देखा है हमेशा 2 दिन होता है, एक दिन रिहर्सल्स होती हैं और दूसरे दिन इवेंट होता है। इस दफा ये इतना ह्यूज किस्म का इवेंट, एंड देन अगेन जिस तरह आपने अपनी टीम पे ट्रस्ट भी करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। आपकी मैसेज में मैंने सुना भी था कि आप फरमा रहे थे कि हमारी टीम के ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके गोल्स पे चल रहे हैं, और इतना सक्सेसफुल इवेंट। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम के तसलसल से उन पेरेंट्स के लिए और इस इवेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कन्वोकेशन तो जाहिर है कि इतने स्टूडेंट्स आपके पास माशाल्लाह हो गए हैं कि अब शायद 2 दिन भी पूरे ना हो, एक या 2 साल के बाद फिर तीनों में कंसेक्यूटिव डेज पे कन्वोकेशन करने पड़े। तो वजह उसकी सिंपल है कि हमारे अभी इस वक्त तकरीबन 1600 प्लस डिग्रीज हमने अवार्ड की हैं। अब एज पर ज़ेबिस्ट फॉर्मेट, या यूँ समझ लिए कि ज़ेबिस्ट कल्चर, हम पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स के लिए भी बहुत खुशी का दिन होता है। इंडीड। तो अगर आपके 1600 स्टूडेंट्स भी हैं और आप अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इंक्लूडिंग बोथ मदर एंड फादर, तो ये समझ लें कि 4000 से ऊपर तो यही क्रॉस कर जाते हैं। फिर आपकी फैकल्टी है, आपका स्टाफ है। तो इतना बड़ा हॉल कराची में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है जिसमें आप एक दिन में इतनी बड़ी गैदरिंग कर सकें। तो मजबूरन हमने एक्सपो सेंटर में करना पड़ा और 2 सेशन में करना पड़ा। और वजह उसकी यही है कि माशाल्लाह ज़ेबिस्ट हैज़ ग्रोन एंड इट इज़ बीइंग ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ज़ेबिस्ट में आज से अगर 10 साल पहले देखें, जी जब मैंने ज़ेबिस्ट को ज्वाइन किया था, तो उस वक्त हर साल तकरीबन 1200-1300 एडमिशन्स हम करते थे और कोई 16 या 17 एकेडमिक प्रोग्राम्स थे। लेकिन अलॉन्ग विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं और न सिर्फ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए हैं, बल्कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भी जो हैं वो तकरीबन अब 41 के करीब प्रोग्राम अंडर ग्रेड, मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे हम ऑफर कर रहे हैं। तो जाहिर है जब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, प्रोग्राम बढ़ेगा, और ऑन द टॉप ऑफ दैट हमने ये भी इंश्योर किया कि अगर हम स्टूडेंट्स बढ़ाते हैं, विच मीन्स कि हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। बिल्कुल तो सर। उसको हमने इंश्योर करने के लिए हमने बड़े पैरामीटर हमने सेट किए हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि क्वालिटी इंडेक्स पे भी हम काफ़ी बेहतर हैं। ऑल्दो एचईसी भी हमें मॉनिटर करती है हमारी क्वालिटी को, और 95% हमने 2-3 साल से कंटिन्यूसली अचीव किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ एचईसी पे रिलाई नहीं करना चाहते। सही सर। हमारा अपना क्यूईसी का सिस्टम है यहाँ पर, और हम डिफरेंट तरीकों से हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि क्वांटिटी के साथ हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और प्रोग्राम तो बढ़ ही गए हैं। कन्वोकेशन जाहिर है कि बहुत बड़ा इवेंट होता है, स्टूडेंट्स की लाइफ में एक माइलस्टोन होता है। और मेरा तो मैसेज हमेशा यही होता है, और हर जगह में लोग पूछते हैं कि आपका एक शॉर्ट मैसेज क्या होगा, तो मैं कहता हूँ
कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, ठीक है ना। आप बहुत तेजी से चलने वाले हों, बहुत तेजी से आप लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका एंड रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होता। तो लाइफ के अंदर पहले तो ये है कि आपको अपनी डायरेक्शन सेट करनी चाहिए। अब डायरेक्शन से मुराद क्या है? डायरेक्शन से मुराद ये है कि अगर आप समझ लें कि आपने अगर अपना एजुकेशन लेनी है तो आप काउंसलिंग करवाएं किसी, अगर आपके पास कोई पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि वो आपको काउंसलिंग कर सकें तो आप जैसे इंटरनेशनली होता है कि लोग काउंसलर के पास जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सिस्टम इतना अभी मैच्योर नहीं हुआ, ऑल्दो कि कुछ लोगों ने ये काम शुरू किया है और मेरा भी इरादा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं भी एकेडमिक काउंसलर वाला काम करूंगा। तो प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। Indeed, sir. आपका एप्टीट्यूड किस तरफ है और आप एडमिशन किस प्रोग्राम में लेते हैं तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। आपका जो पैशन होना चाहिए, आपका जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसी में आपको तालीम लेनी है। अभी आप ये ना फिक्र करें कि 4 साल बाद उसकी मार्केट क्या होगी और क्या नहीं होगी। ये मार्केट तो आप सब वक्ती तौर पे बदलती रहती है, दुनिया की सिचुएशन बड़ी डायनामिक होती है और यू नेवर नो कि 1 साल बाद दुनिया में क्या हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक सर। है ना। अब आज से अगर आप 8-10 साल पहले लें तो उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड थी बिल्कुल और जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं और मोबाइल कंपनीज हैं वो टेलीकॉम इंजीनियर को जॉब के लिए खुली हुई थी। उस वक्त शॉर्टेज हो गई थी इनफैक्ट टेलीकॉम इंजीनियर्स की। आज टेलीकॉम इंजीनियर्स की ज़्यादा वो मार्केट नहीं है। तो अभी आप ये ना देखें, जब आपकी स्टडीज 4 साल के बाद कंप्लीट होगी उसके बाद मार्केट क्या होगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका पैशन है और अगर आप एक चीज़ की पढ़ाई करते हैं और काफ़ी डेप्थ तक आप चले जाते हैं तो कोई भी दुनिया का फील्ड ले लें, जी आपकी सर। मार्केट अपनी जगह पे है। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि ये अगर आप समझें कि जी मैं अगर बीबीए कर लूंगा या बीएस कंप्यूटर साइंस कर लूंगा जब भी मेरी मार्केट होगी, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं लेकिन आप में उसका पैशन होना चाहिए, आपको शौक होना चाहिए, वही आपकी डायरेक्शन है। आप उस प्रोग्राम में दाखिला लें, एडमिशन लें और उसके बाद 4 साल में चूंकि वो आपने अपने पैशन के हिसाब से बिल्कुल अपना सर। अपना एजुकेशन पाथ सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है आपको शुरू में डायरेक्शन सही मिल गई। 4 साल बाद या 5 साल बाद जब आप डिग्री लेके निकलते हैं तो फिर आपके अंदर इतना टैलेंट हो चुका होगा 4 साल में। तो फिर ये है कि लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे मैंने देखा है जिनका पैशन होता है वो पहुंच जाते हैं। जो भी आज दुनिया में लोग बड़े बड़े नामों के साथ बैठे हुए हैं या जिनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो इतना अच्छा रिच नहीं होता, पुअर होते हैं, लेकिन वो पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और उसी में फिर अपना टाइम भी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अल्लाह में अपॉर्चुनिटी ज़रूर देते हैं कि वो अपने टैलेंट को शो कर सकें और वो इस तरह से उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो सही। मेरा मैसेज यही है कि आप वो डिसिप्लिन चूज करें जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपकी आपकी एप्टीट्यूड हो, आपका शौक हो, वही लाइन को आप चूज करें। सही। सर देखा गया है जब से अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ेबिस में आए हैं, इट्स बीन 10 इयर्स, तो 10 सालों में आपके आने के बाद एक चीज़ और इम्प्रूव हुई है, यानी कि 700 प्लस पार्टनर्स हैं हमारे जो इंडस्ट्रीज से हैं और देन अगेन जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एडमिशन स्पैन भी बढ़ा है, एडमिशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं इस पे एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि ये जो एक्सपेंशन आई है इंडस्ट्री से, जस्ट लाइक हमारी इंटरेक्शन की, हमारे माशाल्लाह ग्रेजुएट्स हर जगह पर आप देखेंगे, इवन मैंने तो ये देखा है कि वर्ल्ड वाइड हमारे ग्रेजुएट्स स्प्रेड हैं। हम जिस इंडस्ट्री में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें ज़ेबिस के लोग मिलते हैं। इसके पीछे सर सीक्रेट क्या है? क्या आपने ऐसी पॉलिसी डिजाइन करवाई जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंडस्ट्री लिंकेज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें इस चीज की फिक्र नहीं होती इतनी, जो मैंने देखा अभी, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब फेयर होता है 2 से 3 दिन, तो हमारे पास से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल रहे होते हैं वो इंडस्ट्री आके यहीं से तकरीबन उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। हाँ, ये तो मेरी पहली प्रेफरेंस थी कि बच्चा जब ग्रेजुएट करे तो कम से कम उसके लिए ओपनिंग होनी चाहिए। अब जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्री का यूनिवर्सिटी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस नहीं है और क्योंकि मैंने खुद 17 साल एक इंडस्ट्री में काम किया, गवर्नमेंट जॉब था वो सुबारको, वो एक तरह से इंडस्ट्री ही थी। तो मुझे पता था कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट वहाँ आता है तो क्या क्या चीज़ें उसको सिखानी पड़ती हैं। तो उस एक्सपीरियंस को मैं लेके जब ज़ेबिस में आया, मैंने और भी जगहों पे ये इम्प्लीमेंट किया जहाँ पे मैंने जॉब की है, लेकिन जब ज़ेबिस में जो कि 10 साल हो गए हैं, काफ़ी टाइम है, तो उसमें मेरी प्रेफरेंस यही थी कि वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हों।
क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो जो लोग आपसे डिमांड करते हैं वो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर वो शायद प्रोबेशनरी पीरियड में ही आपको जो है ना वो ख़त्म कर देंगे जॉब आपकी। लेकिन आपको ये साबित करना है कि नहीं, आप उनके लिए बड़े यूज़फुल हैं। तो डे वन से मेरा तो यही डायरेक्शन थी मेरी कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्री के लोगों को अपनी मीटिंग्स में बुलाऊं, उनसे मैं इनपुट लूं और उससे इनपुट्स के बाद मैं फिर अपने फैकल्टी से डिस्कस करके वो प्रोग्राम के अंदर मैं वो सिलेबस में इंट्रोड्यूस करूं। तो हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं बोर्ड ऑफ फैकल्टी से लेके एकेडमिक काउंसिल तक, उन सब में हम 2-3 लोगों को इंडस्ट्री से और कॉर्पोरेट सेक्टर से बुलाते हैं और फिर वो जो चीज़ें सजेस्ट करते हैं वो फर्दर हम डेलिब्रेशन के बाद अपने कोर्स में शामिल करते हैं। तो बच्चा हमारा जब निकलता है तो वो इतना स्किल्ड होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो यूज़फुल हो सकता है। तो एक तो बड़ी वजह उसकी ये है। और बाकी तो फिर ये है कि चूंकि हमारी हमारी पूरी ओवरऑल जेबिस की जो मशीनरी है या जेबिस के जो सिस्टम्स हैं वो बड़े डायनामिक हैं। बहुत सी जगहों में मैंने देखा वो बड़े पैसिव सिस्टम होते हैं, बस वो एक डिपार्टमेंट बन गया और उसकी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। तो मैंने ये इंश्योर किया कि जितने डिपार्टमेंट्स एकेडमी के साथ कनेक्टेड हैं उन सब के अंदर एक एक्टिव इन्वायरमेंट दिया जाए। और एज अ वाइस प्रेसिडेंट मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग मेरे अंडर में काम करते हैं मैं उनको अपॉर्चुनिटी भी दूं, उनके काम को अप्रिशिएट भी करूं। और ये तो अल्लाह ताला का मॉडल है कि अच्छे काम की जजा और बुरे काम की सजा, ये तो अल्लाह का मॉडल है। तो मैं समझ लो उस मॉडल पे काम करता हूँ। अगर कोई बुरा काम करता है तो मैं उसको पनिश भी करता हूँ, ये मेरी आदत में है। लेकिन अच्छा काम करता है तो मैं उसको बहुत रिवार्ड दिलाता हूँ। या मेरे आने के बाद बहुत से लोगों के प्रमोशंस हुए हैं, बहुत से लोगों को मैंने फाइनेंशियल चीज़ें दिलवाई हैं। तो लोग को अंदाज़ा है कि अगर वो क्वालिटी का काम करेंगे मेरे साथ रह के तो डेफिनेटली इनकी अपनी भी ग्रोथ होगी और वो डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। इंडीड इंडीड सर, एक चीज और भी हमने आपके टाइम में देखी जो कि ज़ेबिस्ट के लिए बड़े एजाज की बात है, आपके आने के बाद रिसर्च पे बहुत काम किया गया और क्वालिटी रिसर्च जो हम स्टूडेंट के अंदर भी देख रहे हैं कि पूरा एम्फोसाइज होता है जब उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है तो तकरीबन स्टूडेंट और फैकल्टी तमाम तेजी से जिस लाइक उन चीजों को टाइमली पूरा करके आगे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सर, ऑब्वियसली फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के हवाले से बच्चों के प्रोजेक्ट कंपाइल होते हैं, तो आपके आने के बाद हमने ये देखा कि बीएस कंप्यूटिंग और बीएस मैकेट्रॉनिक्स के जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े ही वाइटल होते हैं। इसके पीछे क्या सीक्रेट है? आप माशाल्लाह डीन भी हैं तो ऑब्वियसली करिकुलम डिजाइन आपके अंडर सुपरविजन ही होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट और मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ये स्पेशली रिसर्च पे एम्फसाइज का सीक्रेट क्या है सर? अच्छा, ऐसा नहीं है ठीक, पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पे सारे डिपार्टमेंट्स रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। पहले तो मैं आपको रिसर्च पेपर्स के मुतालिक बताऊं। 2013 में जब एचईसी की रैंकिंग अखबारों में आई थी जी जी सर, यूनिवर्सिटी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, एचईसी दो तरह की वो रैंकिंग देता है। एक तो आपका टीचिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आपको रैंकिंग देता है, जिसमें हम शुरू से डब्ल्यू कैटेगरी में हैं। डब्ल्यू का मतलब हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है सर। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये 4 कैटेगरीज हैं, डब्ल्यू इज द हाईएस्ट। तो ज़ेबिस एकेडमिक्स में तो शुरू से ही डब्ल्यू कैटेगरी में है। मगर रिसर्च की जब रैंकिंग आई थी तो मुझे बड़ा शौक लगा था। 2013 में जिस साल मैंने ज़ेबिस को ज्वाइन किया था उस वक्त ज़ेबिस्ट की जो रैंकिंग थी वो 89th थी। और 89th का मतलब है हमारे सिर्फ पूरे ज़ेबिस्ट में सारे कैंपसेस मिला के सिर्फ 2 रिसर्च पेपर उस साल पब्लिश हुए थे, जबकि उसके मुकाबले में बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कायद आज़म है, कराची यूनिवर्सिटी है, जिसके 300 साढ़े 300 रिसर्च पेपर होते हैं हर साल। तो मैंने कहा कि जी मेरे पास इतनी फैकल्टी भी है और इतने लोग भी काम करने वाले हैं, तो मैं क्यों ना रिसर्च की तरफ उनको डाइवर्ट करूं। तो फिर मैंने हमारे बोर्ड से और चांसलर से स्पेशल परमिशन ली पहले तो कि जी जो रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करेगा उसको हम हैंडसम रेम्यूनरेशन देंगे। यानी आज भी वो हम एक रिसर्च पेपर जो आईएसआई इंडेक्स होता है उसके 30,000 रुपीज हम ऑथर को देते हैं, आज तक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग इंटरेस्ट लेने लगे रिसर्च पेपर में, क्योंकि वो उसमें कुछ रेम्यूनरेशन भी था। और उसके साथ साथ मैंने कुछ पॉलिसी चेंज भी कराया यहाँ पर। समर में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी फैकल्टी जो है वो उसके पास कोई कोर्स लोड नहीं होता, तो मैंने ये कंपलसरी किया कि सिंस दे आर फुल टाइम एम्प्लॉयड तो वो टाइम अपना कैसे गुजारें। तो उसके लिए मैंने फिर 3 ऑप्शन बनाए, या तो आप कोर्स पढ़ाएं, या आप कोई वर्कशॉप की सीरीज कंडक्ट कराएं नए स्टूडेंट्स के लिए,
या तीसरा ये है कि कम से कम एक रिसर्च पेपर आप प्रोड्यूस करें, कम से कम एक, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लोगों ने फिर उस लाइन पे सोचना शुरू किया। अब हर दिमाग तो रिसर्च वाला दिमाग नहीं होता, लॉजिकल थिंकिंग और रिसर्च ये अलग, ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहमियत रखती हैं। मैं आपसे कहूँ कि कोई भी टीचर रिसर्च वर्क कर सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। उसके लिए एक रिसर्च माइंड होना चाहिए। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि फिर लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो जब ये इंसेंटिव्स हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए, तो उसके बाद से फिर शुरू में पहले साल ही कोई 40-45 रिसर्च पेपर थे जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के थे, आईएसआई इंडेक्स थे। उसके बढ़ते-बढ़ते अब ये है कि इस वक्त 100 प्लस रिसर्च पेपर्स सारे कैंपसेस मिला के, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कराची और इस्लामाबाद कैंपसेस का है। तो 100 प्लस पेपर्स हमारे रिसर्च पेपर्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम रेमुनरेशन भी देते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उनके अप्रेजल में भी वो रिसर्च पेपर हम काउंट कराते हैं। तो इतने सारे जो फायदे हों तो लोग फिर कुछ ना कुछ करके देंगे आपको। अब आज अगर एचईसी अनाउंस करती है रैंकिंग रिसर्च की बुनियाद पे, जो कि पिछले कई सालों से एचईसी ने बंद कर दिया है, मगर अगर कोई अनाउंस करती है रैंकिंग रिसर्च के हिसाब से, तो आई एम 100% श्योर कि विद इन फर्स्ट 15 यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान जेबिस का नाम जरूर उसमें होगा। तो इंशाल्लाह। हम 89th पोजीशन से उठ के हम 15 पोजीशन पे या 15 से भी नीचे वाली पोजीशन पे आ चुके हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है। आप जिस डायरेक्शन में यूनिवर्सिटी को ले जाएंगे, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट है, तो स्काई इज द लिमिट। आप जितनी दूर तक चाहें आप तरक्की कर सकते हैं। सही। सर अब आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और अगेन बात वही आती है कि आपके टाइम को ही हम जब देखते हैं तो आपके टाइम में ही कंप्यूटिंग साइंसेस डिपार्टमेंट में बड़ी ही चेंजिंग्स आई, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हमारे पास आ चुका है, या डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है, एंड देन अगेन साइबर सिक्योरिटी। तो मैं यही चीज आपसे, जैसे आपने पहले भी कहा कि आप 4 साल के बाद किसी भी डिग्री की वैलिडिटी या उसकी मार्केट डिमांड देख सकते हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि आपने ये 3 अलग डिसिप्लिन, जस्ट लाइक उसी कंप्यूटिंग साइंसेस के अंदर 3 नए डोमेन्स आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और पूरी दुनिया में डेटा साइंसेस का कॉन्सेप्ट तो बहुत उरूज पकड़ रहा है, एंड देन अगेन हम कोई भी गैजेट इस्तेमाल करें या टेक्नोलॉजी के करीब जा रहे हैं तो सिक्योरिटी इज अ बिग कंसर्न। तो इसके हवाले से सर मैं चाहूंगा आप कुछ बताएं। हाँ, ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारे जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस क्यों स्ट्रांग हो रहे हैं और हम वो चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं जो कि अप्लाइड नेचर की हो, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आप देखें हमारे सिस्टम में बहुत सारे विजिटिंग फैकल्टी भी आते हैं। जी जी सर। और विजिटिंग फैकल्टी हम डेलिबरेटली रखते हैं, ये नहीं है कि हम टीचर्स को हमारे पास बिठाने की जगह नहीं है और ना रखें, ऐसा नहीं करते। विजिटिंग प्रोग्राम जो हमारे खास तौर पर जैसे मास्टर्स प्रोग्राम इवनिंग में होते हैं, तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से और इंडस्ट्री से लोग पढ़ाने के लिए आए। जब वो लोग आते हैं तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स उनको पिक करता है, रादर देन कि मैं कोई ऐसा टीचर हायर करूं जिसका इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, वो सिर्फ किताबी चीजें पढ़ा के चला जाए। वो मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफरेबल है कि कोई आदमी इंडस्ट्री से आए और वो अपनी नॉलेज को कन्वे करे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। सही सर। ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे जब से पास आउट करते हैं तो 90% जॉब्स, तो 90% बच्चे फर्स्ट 3 मंथ में जॉब पे लग जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि उनको इंडस्ट्री का पहले से भी एक्सपोजर होता है। सही सर। बाकी जो प्रोग्राम है हमारे कंप्यूटर साइंस के, इत्तेफाक से मेरी मैडम चांसलर से भी बात होती रहती है, तो वो भी खुद कहती है कि जेबिस्ट का जो मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप टेक्नोलॉजी में एक्सेल करें। आप सिंपल मैनेजमेंट साइंस के प्रोग्राम इतने सारे ना लाएं, आप टेक्निकल प्रोग्राम लेके आए। तो जाहिर है चूंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा कि वो टेक्नोलॉजी की बात करती हैं। तो अभी कुछ अर्से पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप नैनो टेक्नोलॉजी को जेबिस्ट में लेके आएँ, तो मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ। हमारे कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स भी मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहे हैं। और इसी तरह से उससे पहले मैंने फिर सजेस्ट किया कि जी कंप्यूटर साइंस तो एक डिपार्टमेंट है, लेकिन इस वक्त दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो तरक्की हो रही है, और मैं समझता हूँ अगले 10 से 15 साल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सारी चीज़ें डोमिनेट होंगी, तो हम क्यों ना अभी से एक डिपार्टमेंट बना दें। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो उसकी वजह से फिर ये डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया, डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो इस्लामाबाद में भी ये डिपार्टमेंट शुरू हो गया है। तो टू स्टार्ट विथ हमने 2 प्रोग्राम दिए हैं इस डिपार्टमेंट को। एक अंडरग्रेड लेवल पे दिया है जो BSAI के नाम से है, और एक मास्टर लेवल पे दिया है जो MS डेटा साइंस के नाम से है। तो दोनों प्रोग्राम में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और लास्ट ईयर हमने
जब एडमिशन शुरू किए तो हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशन आई थी उसकी। तो एक तो वजह यह है कि हमें जब दुनिया में रहना है और टेक्नोलॉजी में कम्पीट करना है, तो हमारे पास फिर डिपार्टमेंट भी उस तरह के होने चाहिए, उस तरह का हमारा करिकुलम भी होना चाहिए। तो वो सारा मेरा फोकस है, क्योंकि मेरा काम ही एकेडमिक्स के रिलेटेड है। तो ये मेरा सारा फोकस होता है, और जब भी कोई टाइम थोड़ा मिल जाता है तो मैं दुनिया की और बाकी यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पे विजिट करता हूँ और देखता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और उन ट्रेंड्स को फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो जेविस में भी किसी तरह से आ जाए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, 10 साल में जो भी किया, मैं अगर अचीवमेंट्स गिनवाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन वो सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। मतलब इट्स नॉट द थिंग कि जी मैंने बहुत बड़े काम किए, मेरा तो काम यही था, लेकिन साथ में मुझे मेरे डिपार्टमेंट की, मेरे लोगों की सपोर्ट थी, और फिर अल्लाह की जो है ना उसमें मदद भी जरूर शामिल थी। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म से चीज़ों को हमें बताया, मगर मेरी गुजारिश अगेन आपसे ये होगी सर, साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है इस वक्त, तो साइबर सिक्योरिटी लोगों के इस वक्त मैं बहुत सारे लोगों से सुन भी रहा हूँ कि ज़्यादा से वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो कि इस वक्त साइबर सिक्योरिटी में करवाना जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप ऑब्वियसली डीन भी हैं इस डिपार्टमेंट को, और जस्ट लाइक आपने अभी बताया कि आपने बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं। अगर मैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी देखता हूं तो आपने माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी अपनी पब्लिकेशंस करवाई हैं, पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली नेशनली दोनों जगहों पर, और आपके बहुत सी जगहों पर विजिट भी रहा, आपने बोस्टन से भी पढ़ा। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप पाकिस्तान और बाहर के स्टैंडर्ड्स दोनों से मतलब बखूबी वाकिफ है, आपने खुद उस पर बहुत सारे पेपर्स भी लिखे, आपकी कुछ बुक्स भी जो है एजुकेशन करिकुलम में MS PhD लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। तो आपने जब इसको BS साइबर सिक्योरिटी को डिजाइन किया, तो क्या उसमें इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स और आपके जो स्पेशली सुपार्को से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको, क्योंकि सुपार्को से कहीं ना कहीं मैं इसको देखता हूं कि साइबर सिक्योरिटी का बड़ा रिलेट कर रहा है, तो इसमें आपने किस तरह उसको डिजाइन किया है, क्या स्पेशलिटी होगी उसकी? देखिए, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर दिए हैं। एक सवाल तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी की क्या सिग्निफिकेंस है। हमने BS लेवल पे नहीं, MS लेवल पे ये प्रोग्राम शुरू किया है, MS साइबर सिक्योरिटी। उसकी वजह ये है कि 92 में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, तो जितनी इंफॉर्मेशन इंसानों के लिए ज़रूरी होती है, उसको सिक्योर करना भी जो है इंतहाई ज़रूरी होता है। तो आपने देखा अलोंग विद द टाइम इंफॉर्मेशन हाईवेज बनते गए। अब इस वक्त इतनी इंफॉर्मेशन है, किसी एक टॉपिक पे भी आप गूगल कर लें तो आपको मेरे ख्याल 1000 वेबसाइट खुल जाएंगी और मिल जाएंगी। तो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि हर दौर में कुछ एविल्स भी होते हैं जो कि सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं या इंफॉर्मेशन को ब्रीच करते हैं। तो फिर ज़रूरी होता है कि हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट करनी हो, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि उस इंफॉर्मेशन को भी हम सिक्योर करें, और इसीलिए फिर ये कि साइबर सिक्योरिटी का वजूद हुआ। और मेरा ख्याल है कि ये 2001 से ऑनवर्ड ये इस पर काफ़ी फोकस किया गया, और इंटरनेशनली साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत लोगों ने काम किया, और आजकल तो मास्टर्स की डिग्री भी और PhD की डिग्री भी इस पर की जाती है। तो मैंने टू स्टार्ट विद इन जेबिस्ट मैंने MS साइबर सिक्योरिटी शुरू किया है, और स्टूडेंट्स की काफ़ी इसमें अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है। अभी साइबर सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है सिटी में, कराची में भी, इस्लामाबाद में, तो हमारे उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जॉब भी करते हैं और शाम को हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। इट्स ए प्रिविलेज टू अस कि जी हमने उन लोगों को वो प्रोग्राम दिए हैं जो कि लाइव हैं, एक्टिव हैं, और लोगों को उसको फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये इसका रैशनल है, ये इसकी लॉजिक है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। अदर देन दैट बाकी जितने भी प्रोग्राम जो IT से कनेक्टेड हैं, अब वो IT तो आपको पता ही है, IT इज द मर्जर ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। जब ये टेक्नोलॉजी दोनों इतनी मैच्योर हो गई तो 92 में फिर इनका मर्जर हुआ, और दोनों के मर्जर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजूद में आई। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में काम आती है, और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में काम आती है। तो यही वजह है कि आज IT के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई हैं, और आई डोंट नो फर्दर इसमें कितनी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आप AI की बात करें, मशीन लैंग्वेज की बात करें, आप रोबोटिक्स की बात करें, आप ये सारे कनेक्टेड है IT के साथ। इंडीड। तो फिर ये है कि ये नेचुरल है कि हमें भी उस लाइन पे जाना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम जेबिस ने ये नहीं किया कि बाकी जो कन्वेंशनल प्रोग्राम है उसको रोक दिए हों।
हमारे कन्वेंशनल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि स्टूडेंट को अपने पेशेंट के हिसाब से जाना चाहिए। मेरे पास ऐसे कुछ 2-3 एग्जांपल तो मुझे अभी भी याद है कि स्टूडेंट अपने पेरेंट के साथ एडमिशन के टाइम पे आए थे और मुझसे मशवरा किया था, और मैंने फिर छोटा सा एक इंटरव्यू करके कोई आधे पौने घंटे का मुझे आइडिया हो गया कि ये बच्चा जिसके लिए वो उसके माँ बाप आ रहे हैं एडमिशन के लिए, ये उसके लिए वो प्रोग्राम मौजूद नहीं है। मैंने सही सर। उसकी बच्चे की साइकोलॉजी को रीड किया, तो मैंने उनको गाइड किया कि भाई इस प्रोग्राम की बजाय अगर आप इस प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम मैंने सजेस्ट किया, उसमें आपका बच्चा अगर चला जाए तो ज़्यादा वो प्रोडक्टिव भी होगा और वो माशरे में हेल्प भी करेगा और उसकी अपनी ग्रोथ पे भी बड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ठीक 4 साल बाद दरमियान में 1-2 दफ़ा उनके पेरेंट्स आए थे और बड़े खुश थे उनकी प्रोग्रेस देख के। लेकिन वो बच्चे जो जिनको मैंने डाइवर्ट किया था दूसरे डिसिप्लिन में, उनका मैं खुद मॉनिटर भी करता रहा 4 साल तक। तो उनके रिजल्ट्स तकरीबन सारी ए ग्रेड में पास होते रहे हैं और कोई 3.8, 3.9 की रेंज में उनके सीजीपीए भी आया है। तो इससे लगता था कि ये बच्चे जो है ना वो ज़्यादा पिकअप कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर। तो फिर 4 साल के बाद उनको कोई अच्छी जॉब मिल गई थी उन बच्चों को, तो उनके पेरेंट्स आए और मुझे उन्होंने आके बड़ा एक्नॉलेज भी किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यही मैं इसलिए बात ये बता रहा हूँ कि हमारे पास मुल्क में अगर हम कंट्री वाइड देखें तो ये जो चीज़ है, जो काउंसलिंग वाला पार्ट है, ये मिसिंग है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कोई काउंसलिंग अवेलेबल नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ लेवल तक प्रोग्राम मैनेजर काउंसलिंग करते हैं, उनके वो जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइंड है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट मेरे पास भी आ जाते हैं, तो मैं उनको माइंड को रीड कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है 41 साल से 41 ईयर से मैं एकेडमिक्स में हूँ, तो मैं किसी जहन को रीड कर सकता हूँ 15-20 मिनट बात करके, और फिर अकॉर्डिंगली मैं गाइड भी करता हूँ उसको। तो ये सिस्टम जो है, जैसे आपने पहले एक सवाल किया था कि बाहर की तालीम में पाकिस्तान के, तो यही फ़र्क है। बाहर की एजुकेशन में बाहर आप जाते हैं तो आपको हर लेवल पर काउंसलिंग मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही सर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो 9th क्लास में आते हैं तो वो फिर डिवाइड हो जाते हैं, या तो आर्ट्स लें या कॉमर्स लें या साइंस लें, और फिर 4 साल के बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं तो फिर पूछा जाता है फिर इंजीनियरिंग लेना है, फिर मेडिकल, तो वो हम खानों में या डरबों में तकसीम हो जाते हैं। इंडीड सर। तकसीम नहीं होने चाहिए। हमें आजकल की दुनिया में कन्वर्ज नहीं होना, डाइवर्ज होना है, और डाइवर्ज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सारे एरियाज ओपन हो। आपका दिल चाहे जिस डिसिप्लिन में काम करने का दिल चाहे, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जितनी भी बॉडीज़ हैं जिसका काम है हमें फैसिलिटेट करना, वो हमें एक्चुअली रेगुलेट करना शुरू कर देती हैं। सही सर। और जैसे HEC है या इंजीनियरिंग काउंसिल है, इनका काम हमें फैसिलिटेट करना होता है यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन वो फिर अपनी एक तरह से थानेदारी शुरू कर देती हैं, जैसे SHO थाने में होता है। तो इस तरह से तो ये काम नहीं चलते। बिल्कुल सर। बाहर के मुल्क में ये चीज़ें नहीं होती। अब मैंने अभी कुछ अर्से पहले इंग्लैंड गया था, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेरे तस्वुर में था कि कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग होगी और बड़ा खूबसूरत कैंपस होगा और टीचर वैसे होंगे जिस तरह के वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिल्डिंग इतनी पुरानी है कि उस पर वो लोग कलर भी नहीं कराते अपनी वो, ताकि उसकी ओरिजिनलिटी ख़राब ना हो। बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, तो 14 या 15 बिल्डिंग्स हैं, और वो एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग काफ़ी फासले पे है, दरमियान में वो शॉपिंग मॉल भी हैं और खाने पीने के रेस्टोरेंट भी हैं, सब है। तो इट्स क्लस्टर ऑफ 14 बिल्डिंग्स, 14 कॉलेजेस, उसको उन्होंने जो है वो ऑक्सफोर्ड का नाम दिया है। और हर बिल्डिंग जो है उसमें स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं। वहाँ का पढ़ाने का तरीका भी अलग है, वो क्लासरूम की तरह नहीं पढ़ाते उधर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि वहाँ पर 6 से 7 स्टूडेंट टेबल के अक्रॉस बैठे होते हैं, और दूसरी तरफ दुनिया का एक माहिर तरीन आदमी या शख्स या फैकल्टी, वो उसको हायर करते हैं, वो 6-7 को पर्सनल कोचिंग करा रहा होता है। ये टीचिंग नहीं कराता, पर्सनल कोचिंग होती है। दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज कोचिंग। सही सर। और पर्सनलाइज कोचिंग बेसिकली ऑक्सफोर्ड की जान है, ठीक है ना। 6-7 स्टूडेंट पर एक टीचर उन्होंने दिया हुआ है, और वो टीचर भी जाहिर है कि वो फिर एक बहुत अच्छे प्रोफाइल का होता है। तो इस तरह वो बच्चे पर्सनलाइज कोचिंग के जरिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग्स तो तकरीबन समझ लो 1000 साल पुरानी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बने हुए 1000 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। कैम्ब्रिज भी उतनी पुरानी है। लेकिन आप इन यूनिवर्सिटी को, अगर आप वहाँ की कोई रेगुलेटरी बॉडी कहे कि जी आप फला कोर्स पढ़ाएं और फला ना पढ़ाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। सही सर। आप देखिए ना, हमारे यूनिवर्सिटी का चार्टर सिंध असेंबली ने अप्रूव किया हुआ है। बिल्कुल। हर यूनिवर्सिटी का चार्टर उसकी असेंबली अप्रूव करती है। उस चार्टर ने यूनिवर्सिटी को एम्पावर किया हुआ है कि आप जो प्रोग्राम शुरू करना चाहें, एकेडमिक प्रोग्राम आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम शुरू करने से पहले हम HEC से परमिशन लेते हैं
उसका एनओसी लेते हैं, उसके बगैर हम चला नहीं सकते प्रोग्राम को। सही तो सर। ये जो जिस तरह का सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ है या बन गया है, ये अनफॉर्चुनेटली तालीम की तरक्की में एक सबसे बड़ी रुकावट है। सर जैसा कि कंप्यूटिंग साइंसेस के ऊपर हमने काफी मैं कहूंगा कि वाइड डेप्थ में बात की, उसके साथ हम देखते हैं मेकाट्रॉनिक्स, यहाँ पर हमारे पास बीई और एमई मेकाट्रॉनिक्स करवाया जाता है। तो मेकाट्रॉनिक्स बेसिकली हम जब भी देखते हैं तो रोबोटिक्स और इस तरह की बातें हमारे जनरल एक मिथ बनी हुई है। आप किस तरह देखते हैं मेकाट्रॉनिक्स को कैसे देखते हैं हमारी? देखिए, जनरली तो कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जिस बच्चे ने एडमिशन लेना है, जी जी सर। अगेन मैं वही कहूँगा, पहले अपना पैशन देखें, उसके बाद फिर उसकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथ अच्छी है तो फिर वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। मेगाट्रॉनिक्स तो बुनियादी तौर पर दो डिसिप्लिन का मर्जर है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स जी जी सर। और दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों के मर्जर से मेगाट्रॉनिक्स बना है। और मेगाट्रॉनिक्स समझ लें एक मॉडर्न फॉर्म है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, क्योंकि आजकल जितने भी गैजेट्स आते हैं या जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, मिसाल के तौर पर कार ही ले लें आप। अब कार जो है बुनियादी तौर पे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ से डिजाइन हुई है, लेकिन उसके अंदर जितने भी गैजेट्स हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। स्पीडोमीटर लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और मैकेनिकल भी है। इसलिए वो जो प्रोडक्ट है जैसे कार है या हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर की है वो बुनियादी तौर पे मैकेनिकल भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है। उसके अंदर सारे जो कंट्रोलर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से डिजाइन किए जाते हैं। तो ये सारी जो प्रोडक्ट जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मर्जर है, वो फिर मेगाट्रॉनिक्स के उसमें लिस्ट में आती है। मेगाट्रॉनिक्स के लिए जेबिस्ट को तो ये एक ऑनर भी है कि सबसे पहले सिंध सूबे में सबसे पहले जेबिस्ट ने अंडरग्रेड लेवल पे मेगाट्रॉनिक्स का प्रोग्राम शुरू किया था। बिल्कुल सर। और मुझे आप पूछें कि फाइनेंशियली तो सबसे ज्यादा महंगा प्रोग्राम हमारे लिए यही है। ऑल्दो स्टूडेंट्स की हमारे पास लिमिटेशन है इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से कि हम 2 सेक्शन ले सकते हैं 40-40 के, मैक्सिमम 80 स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट जेबिस्ट ने की है वो मेकाट्रॉनिक्स डिसिप्लिन पे की है, क्योंकि उसकी जितनी भी लैब्स हैं, 8 लैब्स हैं, और हर लैब जो है वो उस वक्त के हिसाब से कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपए की बनी थी। सही सर। तो डेफिनेटली मेगाट्रॉनिक्स हमारा एक वाहिद इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, और हम चाहते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम हम शुरू करें उसमें हम क्वालिटी को जरूर मेंटेन रखें। मेगाट्रॉनिक्स के अंदर एडमिशंस का क्राइटेरिया जो है इंजीनियरिंग काउंसिल ने रखा है कि 60% से ज़्यादा कम अगर मार्क्स हो तो उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। तो ये सारी चीज़ों को तो हम फॉलो करते हैं। बाकी जो है वो एडमिशंस, यस आजकल एडमिशंस हमने ओपन किए हुए हैं फॉल 23 के। ऑल्दो पढ़ाई तो शुरू होगी सितंबर के 3rd वीक में, लेकिन हमने चूंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे कंपटीशन में एडमिशंस को ओपन कर रही है, जैसे IBA ने शुरू किया हुआ है या IUBM ने शुरू किया हुआ है, तो हम चाहते हैं हम भी एक दरवाज़ा अपना खुला रखें। और हमने लास्ट संडे को 22 को हमने ऐड दी है डॉन के अंदर, तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करना चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मतलब है कि अगर आप टेस्ट पास करते हैं और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। जी जी सर। फिर आप फ्री दिमाग अपना रख के फारिग होकर आप इंटर अपना पास कर लें। अभी तो आपने इंटर शुरू किया होगा, फर्स्ट ईयर पास किया होगा, तो आराम से पूरा साल आप पढ़ें, आप अपना इंटर का एग्जाम दें, अच्छी तरह से फोकस होकर दें। आपको ये वरी होने की जरूरत ही नहीं है कि आपका एडमिशन बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा, क्योंकि तो आप जेबिस्ट में ऑलरेडी अपनी सीट रख चुके होंगे। तो ये हमने उन लोगों को फैसिलिटेट किया है जो कि एडमिशन के जो फॉल में आते हैं तो बड़ा वो कंफ्यूज होते हैं कि 3-3 4-4 जगह उनको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो उस चीज से, उस हैसल से बचने के लिए हमने अभी अपना डोर ओपन किया हुआ है, और ये 2 मार्च को खत्म हो जाएगा। हमने बहुत 1 महीने का ड्यूरेशन रखा है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि वो फ्री ऑफ माइंड होकर इंटर अपना करें और अपनी सीट जो है यूनिवर्सिटी में रिजर्व कर दें, तो वो फिर अप्लाई कर लें और इस प्रोसेस से गुजर जाए। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। फीस भी हम कोई पूरी नहीं ले रहे, 50% फीस ले रहे हैं इस वक्त हम। तो बाकी जहाँ तक है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स जेबिस्ट में भी ठीक ठाक स्कॉलरशिप्स हैं, काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं। आप उसके लिए आपको कम्पीट करना होगा, हमारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट को अप्लाई करना होगा। तो कंसिडरिंग योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड योर फैमिली बैकग्राउंड, हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंसेशन दे देते हैं उसमें। लेकिन ये बात भी आप जहन में रखें कि जेबिस्ट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हमें कहीं और से कोई फंडिंग नहीं मिलती। जी जी सर। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर में आती हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, NED है, मेहरान है,
ये सब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, तो हर साल HEC की तरफ से ठीक ठाक ग्रांट मिलती है उनको, बिल्कुल, इसलिए उनकी फीस भी कम होती है और समझ लें कि स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। हमारे यहाँ चूंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो हमें अपने खर्चे भी निकालने होते हैं, तो वो फीस पे ही हम डिपेंड करते हैं, जी जी सर, तो बिल्कुल। इसलिए थोड़ी सी फीस हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हो। आप मिडिल क्लास है, आपकी वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो मेरिट स्कॉलरशिप है वो तो हर साल हम हर सेक्शन वाले को देते हैं, हर सेक्शन में जो भी टॉप करता है उसको अगले सेमेस्टर फ्री हो जाता है, तो सही, ये एक बड़ी स्कॉलरशिप है हमारी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्यूअर्स, आप जैसे कि जान चुके हैं कि आपके पास ऐसे भी डोर्स ओपन हैं कि आप जेबस में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर बात यही है कि आप अपने आप को प्रूफ करेंगे। और अगेन बात यही है कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है और आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम, आप आए, टेस्ट दें। और सबसे अच्छी बात है कि जेबिस के अंदर 50 प्लस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और लास्टली मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो कि अपने फ्यूचर में अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप हमेशा स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट के तसलसल से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज आपका। मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है और वो बहुत ज़रूरी भी है, ना सिर्फ आप एज ए स्टूडेंट बल्कि जब भी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें और अपना करियर बना रहे हों, आप एक चीज़ को ज़रूर मेंटेन करें और वो है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी जिन लोगों में होती है वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। पंक्चुअलिटी का मतलब है कि जिस टाइम आपकी क्लास शुरू होनी है आप टाइम पे पहुंचे, जिस वक्त भी किसी को आपने टाइम दिया है, कोई कमिटमेंट दी है, आप उस टाइम पे पहुंचे। और आप बिफोर टाइम ज़्यादा पहुंचते हैं तो वो उसका मतलब है आपको अपने टाइम का ख्याल नहीं है, कदर नहीं है। और अगर आप लेट पहुंचते हैं तो उसका मतलब है आपको दूसरों के टाइम की कदर नहीं है। तो हमेशा मैं मैसेज ये देता हूँ कि जो भी आपका टाइम सेट है, किसी से मिलने का, किसी से कमिटमेंट आपकी है, या इवन क्लास की जो आपकी जो टाइमिंग्स हैं उसको आप फॉलो करें, टाइम ज़ाया ना करें। टाइम ज़ाया होता है जब बड़ी उम्र को हम पहुंचते हैं, तो फिर एहसास होता है कि हमने अपना माजी में कितना टाइम ज़ाया किया था। अगर वो टाइम ज़ाया ना करते तो बहुत सारे काम हम पहले कर चुके होते। तो मेरा मैसेज आज के लिए ये है कि पंक्चुअलिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और उसको आप लोग ज़रूर मेंटेन करें। सो व्यूअर्स, जैसा कि सर की रहनुमाई और हकीकत है कि जिंदगी आपका एक टाइम ही है, आपको पता नहीं आपका टाइम कब खत्म हो जाए। तो कोशिश करें अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें, अपने टाइम को भी और दूसरों के टाइम को भी। और हम बेहद मशकूर हैं सर के कि सर ने हमें स्पेशली टाइम ग्रांट किया और हमें अपने कीमती आइडियाज के साथ, रहनुमाई के साथ नवाजा। और इसी के साथ मैं आपसे इस प्रोग्राम में चाहूंगा इजाजत, और इंशाल्लाह वेरी सून आपके साथ सर की दोबारा मुलाकात करवाएंगे एक और टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब FM डिजिटल।